Hi guys, this is Tanvi and we come back with another lesson जिसका नाम है रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। अब हमने पहले चैप्टर्स में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था और कैसे उसने इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया था। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जो सिर्फ 20 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट हुआ था। अब ये जो वॉर हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो आपकी एक्सेस पावर्स और एलाइज के बीच में हुआ था। एक्सेस पावर्स इंक्लूड करते थे नाजी जर्मनी, जापान और इटली, और एलाइज इंक्लूड करते थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन जो रशिया है अब, और यूएसए। अब ये जो वॉर हुआ था वो 6 ईयर्स तक चला और ये लैंड, सी और एयर तीनों जगह फॉट हुआ, और इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन और डेथ बहुत ज़्यादा हुआ था, जो उससे भी ज़्यादा जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन पीपल, जो अराउंड 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 1939 में थे, वो मर गए थे इस वॉर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और मिलियंस एंड मिलियंस आज तक उन्हें काउंट नहीं है कि कितने इंजर हुए थे। पर जैसे पहले वॉर्स में हुए थे जिसमें ज़्यादा सोल्जर्स मरते थे, इस वॉर में जितना डेथ्स आउटसाइड द वॉर बैटल फील्ड हुआ था उतना इनसाइड हुआ ही नहीं। Many more civilians than soldiers died in this war. वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप और एशिया में इतना डेविस्टेशन हुआ था, और सेवरल सिटीज़ में जहाँ पर बम्बार्डमेंट हुआ था और रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक्स हुए थे, वहाँ पर सिविलियंस की डेथ तो अनकाउंटेबल थी। और वॉर ने इतना इकोनॉमिक डेविस्टेशन और सोशल डिस्ट्रप्शन प्रोवाइड किया कि आज तक कभी उन्होंने नहीं देखा, जिसकी वजह से रिकन्स्ट्रक्शन जो आपको वापस बिल्ड करना था वर्ल्ड को, वो बहुत लॉन्ग और डिफ़िकल्ट प्रूव होने वाला था। अब दो फैक्टर्स जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट वॉर वर्ल्ड में इन्फ्लुएंशियल प्रूव हुए थे वो थे यूएस और सोवियत यूनियन। जो ये यूएस था वो ये वॉर पीरियड के दौरान सबसे डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर प्रूव हुआ, तो वो बन गया बेसिकली किंग ऑफ द वर्ल्ड। और उसके साथ साथ में ये जो सोवियत यूनियन जो अब रशिया है, उसने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस और डिफ़िकल्टीज उठाए थे नाजी जर्मनी को हराने में, जिसकी वजह से उसने अपने आप को एक एग्रीकल्चरल बेस्ड बैकवर्ड कंट्री को एक वर्ल्ड पावर में ट्रांसफॉर्म किया। और ये सब उसने वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ईयर्स में किया जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट वॉर सेटलमेंट और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो अब जब वॉर ख़त्म हो गया तब इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने दो की लेसन्स ये पूरे वॉर से डिराइव किए थे। फर्स्ट लेसन था कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी को आपको स्टेबल करने के लिए मास प्रोडक्शन विदाउट मास कंजम्पशन नहीं चल सकता है, और मास कंजम्पशन को इंश्योर करने के लिए हमें इनकम रेट को स्टेबलाइज करना होगा, और इनकम रेट को स्टेबलाइज करने के लिए इन टर्न हमें फुल एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त करना होगा। अब ये जो मार्केट्स थे, जो सोशल मार्केट्स थे और पॉलिटिकल मार्केट्स थे, वो सारा आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का गारंटी नहीं दे पा रहे थे अलोन, तो उन्हें अब गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा। तो अब उन्हें समझ में आया कि विदाउट द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, अगर गवर्नमेंट ये सब में अपना नहीं आता है तो एक स्टेबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकता है। इसीलिए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुआ। सेकेंड लिंक था कंट्री का रिलेशंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब फुल गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तभी फुलफ़िल हो सकता है जब गवर्नमेंट के पास पावर हो कि वो अपना फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल और लेबर को मॉनिटर कर पाए। पूरे 2 पॉइंट से हम ये इन्फर कर पाते हैं कि पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का सिर्फ एक ही एम था, वो था प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ये जो फ्रेमवर्क था वो अग्रीड किया था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में, वो जो हेल्ड हुआ था जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में। अब ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था उसने एक आईएमएफ को सेटअप किया था। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो फंड इस्टेब्लिश हुआ था वो बेसिकली आपके मेंबर्स नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नेशंस थे, उनके एक्सटर्नल सरप्लसेस
और डेफिसिट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए दिए गए थे। और उन्होंने एक और को सेटअप किया था विच इज़ नोन एज द वर्ल्ड बैंक। उसे फॉर्मली हम कहते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो हुआ था ये हमारा पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन के लिए सेटअप हुआ था। अब क्योंकि ये दोनों जो IMF और वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस है वो दोनों ब्रेटन वुड्स के कॉन्फ्रेंस में सेटअप हुए थे, इसीलिए हम उन्हें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस या ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। और पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक ने अपना सारा काम 1947 तक शुरू कर दिया था। डिसीजन मेकिंग और ऑफ ये जो इंस्टीट्यूशंस थे वो मेनली आपके वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स कंट्रोल करते थे और US के पास स्पेशल वीटो पावर्स थे IMF और वर्ल्ड बैंक के की डिसीजंस को लेकर। तो ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो एक्चुअली है क्या? तो ये जो सिस्टम है वो एक सिस्टम है जो बाकी नेशंस के करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम को लिंक करता है। और ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर बेस्ड है। तो इन दिस सिस्टम क्या होता है कि नेशनल करेंसीज जैसे इंडियन रुपी होता है वो आपके डॉलर के हिसाब से पेग होता है। तो और डॉलर इटसेल्फ गोल्ड के वैल्यू में पेग होता है। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम्स का एरा को लाया जो मेनली आपके वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस और जापान को इफेक्ट कर रहा था। तो वर्ल्ड ट्रेड एनुअली 8% से ग्रो हो रहा था बिटवीन 1950 एंड 1970s और इनकम रेट्स पूरे 5% बढ़ गए थे और ग्रोथ मोस्टली स्टेबल था और कोई लार्ज फ्लक्चुएशंस नहीं हुए थे अभी तक। और फॉर मच ऑफ दिस पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेस देन 5% मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में हो गया था। ये सब ईयर्स में वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज दिखाई दे रहा था और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे वो अपने एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के साथ कैचअप करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे जिसके वजह से उनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ में फीचर होने लग गया। अब हम पढ़ते हैं डीकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस के बारे में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तब लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अभी भी यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर था। तो अब जब नेक्स्ट 20 ईयर्स में बहुत सारे कॉलोनीज एशिया और अफ्रीका में फ्री इंडिपेंडेंट नेशंस के तौर पर इमर्ज हुए, पर इतने साल के कॉलोनियल रूल के बाद वो अब पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज से बर्डन हो चुके थे और उनके इकोनॉमीज़ और सोसाइटीज़ पूरे हैंडीकैप हो चुके थे। अब ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक थे वो बेसिकली फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ को मीट करने के लिए डिज़ाइन हुए थे और वो चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी और लैक ऑफ डेवलपमेंट जो अब ये नया कॉलोनीज जो नेशंस बन गए थे उनसे कोप करने के लिए डिज़ाइन नहीं थे। पर जैसे जैसे यूरोप और जापान अपना इकोनॉमीज़ जल्दी जल्दी बनाते गए वो IMF और वर्ल्ड बैंक पर लेस डिपेंडेंट होते गए, जिसकी वजह से ये जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस है वो लेट 1950s में अपना अटेंशन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ वो अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में फोकस करने लग गए। ये जो कॉलोनीज़ थे वो बहुत लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड थे जो पहले वेस्टर्न एम्पायर्स का पार्ट हुआ करते थे। अब एज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो सडन प्रेशर फेस कर रहे थे अपने पॉपुलेशंस को पॉवर्टी से निकालने के लिए वो अब इंटरनेशनल एजेंसीज़ की डोमिनेशन में आ गए जो मेनली आपके फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स कंट्रोल करते थे। तो आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन ये फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स अपने पहले वाले कॉलोनीज़ के मेन रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स और लैंड अब कंट्रोल कर रहे थे। Large corporations of powerful countries, for example the US, often manage to secure rights जो वो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के नेशनल रिसोर्सेज को चीपली एक्सप्लॉइट करने में यूज़ कर रहे थे। अब एट द सेम टाइम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे वो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के जो फास्ट ग्रोथ एक्सपीरियंस थे उससे बेनिफिट नहीं कर रहे थे। तो उन लोग ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करेंगे जिसे वह कहलाते थे ग्रुप ऑफ 77 या G7T7। अब उन्होंने ये डिमांड किया कि एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा NIEO
को लाया जाए। और ये NIEO एक सिस्टम होगा जो उन्हें अपने कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल देगा और मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, फेयर प्राइजेस फॉर रॉ मटेरियल्स और बेटर एक्सेस टू द मैन्युफैक्चर गुड्स इन डेवलप कंट्रीज मार्केट्स देगा। अब हम देखते हैं एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तरफ। तो इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ रैपिड ग्रोथ, ये सब कुछ सुनहरा नहीं जा रहा था पोस्ट वॉर वर्ल्ड में। 1960s तक राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट्स US के फाइनेंसेस और कम्पेटिटिव स्ट्रेंथ को वीकन कर चुके थे और US डॉलर अब नो लॉन्गर एक कमांडेड कॉन्फिडेंस में वर्ल्ड के प्रिंसिपल करेंसी के तौर पर रह रहा था और वो अपना वैल्यू रिलेशन टू गोल्ड नहीं मेंटेन कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का सिस्टम था वो फाइनली कोलैप्स हो गया और इंट्रोड्यूस हुआ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स का सिस्टम। तो अब मिड 1970s में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट वेज में चेंज हो चुका था। अर्लियर जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन्स ले सकते थे और डेवलपमेंट असिस्टेंस ले सकते थे, पर अब वो वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस से बोरो करने के लिए फोर्स हो रहे थे, जिसकी वजह से एक पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस डेवलप होने लग गया और लोअर इनकम्स और इंक्रीज पॉवर्टी शुरू हो गई, स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अभी जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था वो भी अनएम्प्लॉयमेंट से हिट हुआ मिड 1970s, जो 1990s तक चलते रहा और लेट 1970s में MNCs विच इज़ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने अपना प्रोडक्शन ऑपरेशंस लो वेज एशियन कंट्रीज़ में शिफ्ट कर दिया। अब चाइना 1949 से जब उनका रेवोल्यूशन हुआ था तब से पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी से थोड़ा कट ऑफ था, पर चाइना में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और सोवियत यूनियन के कोलैप्स और सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म का एंड आने पर सारे कंट्रीज़ अब फिर से वर्ल्ड इकोनॉमी के फोल्ड में आने लग गए। अब ये जो वेजेस दैट इज़ इनकम्स या सैलरी वो कंट्रीज़ लाइक चाइना में रिलेटिवली लो थे बाकी कंट्री से, इसीलिए वो MNCs जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के लिए बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस बनते गए फॉर इन्वेस्टमेंट, जो वर्ल्ड मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। अब आपने नोटिस किया होगा कि आपके सारे टॉयज़, टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स ज़्यादा से ज़्यादा चाइना में बने हैं। क्यों? क्योंकि जो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है चाइना का वो लो वेजेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, वो उन पर बहुत ईजी होता है ये लो वेजेस वाले कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना। अब ये जो रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, ब्राज़ील हुआ, उसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल फ्लोज बढ़ते गए और लास्ट 2 डेकेड्स में वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी इतना ट्रांसफॉर्म हो गया कि ये इंडिया, चाइना और ब्राज़ील बहुत रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू गए। अब हम चैप्टर एंड करने से पहले हम बस एक टॉपिक और रहते हैं, वो है एक्सचेंज रेट्स। हमने एक्सचेंज रेट्स के बारे में बहुत बार इस चैप्टर में बात की, तो वो एक्चुअली है क्या? एक्सचेंज रेट्स बेसिकली होता है क्या है कि वो एक लिंक होता है नेशनल करेंसीज़ के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड का पर्पस फुलफ़िल करता है, और उन्हें अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो उनके पास 2 सिस्टम्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स होता है उसका बेसिकली ये होता है कि एक्सचेंज रेट्स फिक्स होते हैं और ये जो गवर्नमेंट होता है वो इंटरवीन कर मूवमेंट प्रिवेंट कर सकता है, पर ये जो फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स होते हैं उनका रेट्स फ्लक्चुएट होते रहता है डिपेंडिंग कि उस करेंसी को कितने मार्केट में यूज़ किया जा रहा है, और इसका प्रिंसिपल बेसिकली विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन चलता है। एंड विद दैट वी एंड द चैप्टर। थैंक यू।